बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनियों के प्रकार कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का प्रकार है, कंपनी के वर्गीकरण के आधार पर कंपनी को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए समामेलन के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्ग में बांटा गया है समामेलन के आधार पर। पहला क्या है, चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है वैधानिक कंपनी। तीसरा है समामेलित कंपनी। ठीक। दायित्व के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है सीमित कंपनियां, दूसरी है असीमित कंपनियां। सीमित कंपनी को भी यहाँ पर अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित 2 कैटेगरी में इसे भी डिवाइड किया गया है। तीसरा है अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कंपनी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी। ठीक। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर कंपनी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है देसी कंपनी, दूसरा है विदेशी कंपनी। तो यहाँ पर मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया कि कंपनी का जो वर्गीकरण हम करेंगे वो किस आधार पे करेंगे और कितने भागों में बांटा गया है। मैं एक बार रिपीट कर दूं। समामेलन के आधार पर 3 प्रकार के, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के, अंशों के हस्तांतरण के आधार पर 2 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 4, राष्ट्रीयता के आधार पर 2। अब एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समामेलन के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है समामेलन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है समामेलन के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो चार्टर्ड कंपनी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चार्टर्ड कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जहाँ पर राज्य का फरमान होता है, राज्य का आज्ञा होता है उस कंपनी को चलाने के लिए। जैसे अपने देश में जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह एक प्रकार की चार्टर्ड कंपनी है। इंग्लैंड के द्वारा इसे फरमान मिला था, आज्ञा मिला था। चार्टर्ड का मतलब होता है आज्ञा पत्र, मतलब आपको परमिशन दिया जा रहा है व्यापार करने के लिए। आज के परिवेश में चार्टर्ड कंपनियां नहीं हैं। ठीक है। तो समामेलन के आधार पर पहला कंपनी क्या है? चार्टर्ड कंपनी। तो ये राज्य के विशेष आज्ञा पत्र के द्वारा यह कंपनी स्थापित होती हैं और ऐसी कंपनियां अपने नाम के साथ चार्टर्ड शब्द का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती हैं। चार्टर्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, आज्ञा पत्र होता है, फरमान होता है। ठीक है। सॉरी। चार्टर्ड कंपनी में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वह ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होती। अगर कंपनी ऋण ले रही है अधिक मात्रा में तो उस ऋण के लिए चार्टर्ड कंपनी के सदस्य रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। और इस कंपनी पे राज्य का सर्वाधिक नियंत्रण होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, राज्य का नियंत्रण होता है। वह राज्य जब चाहे तब ऐसी कंपनी को बंद कर सकती है, जब मन तब ऐसी कंपनी को वह शुरू कर सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा है इस प्रकार की कंपनियों का प्रचलन अब अपने देश में नहीं है। भारत में व्यापार के लिए स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी इसी वर्ग की कंपनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्टर्ड कंपनी बताया। अगला जो हमारा है वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी से आप क्या समझते हो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वैधानिक कंपनी हम उन कंपनी कहेंगे जिसका स्थापना संसद द्वारा पारित विशेष नियम, विशेष विधानों द्वारा किया जाता है। उस प्रकार की कंपनी को हम वैधानिक कंपनी कहते हैं। संसद के देखिए 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरा लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है प्रेसिडेंट। तो इन्हीं तीनों के द्वारा एक विशेष विधान आएगा, नियम आएगा, उसी के द्वारा जो कंपनियां बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, मेरे वैधानिक कंपनी होते हैं। और इन कंपनी का जो प्रबंधन है, संचालन है,
कैसे क्या करना है, सभी नियम कानून उस विशेष विधान में दिए जाते हैं। अपने देश में जैसे RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC है, IDFC, ये सभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है, वैधानिक कंपनी है। इन कंपनियों का जो निर्माण किया गया है, एक एक्ट ला के किया गया है, एक अधिनियम लाकर इन कंपनियों का स्थापना किया गया। ये मेरा हो गया वैधानिक कंपनी। अगला है हमारा रजिस्टर्ड कंपनी या सम्मिलित कंपनी, इसको हम देखते हैं। रजिस्टर्ड या सम्मिलित कंपनी वे कंपनियां जिनका सम्मेलन कंपनी अधिनियम एक्ट के अंतर्गत होता है। सम्मेलन का मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को स्टार्ट करना किसके अनुसार, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट के अनुसार करेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी रजिस्ट्री या सम्मेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती हैं, किंतु जिसका प्रबंध एवं संचालन विशेष अधिनियम के अनुसार होता है। मतलब उसका सम्मेलन रजिस्ट्री तो हो जाएगा, लेकिन उसे प्रबंध करना, चलाना, उसके लिए हमें बहुत विशेष नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे बैंकिंग का व्यवसाय, बिजली कंपनियां, बीमा कंपनियां, ये सभी मेरे रजिस्टर्ड या सम्मिलित कंपनियों के उदाहरण हैं। तो हम यहाँ पर सम्मेलन के आधार पर कंपनी के बारे में पढ़े हैं, चार्टर्ड कंपनी, वैधानिक कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दायित्व के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर जो कंपनी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सीमित कंपनी किसे हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सीमित का मतलब होता है लिमिटेड। क्या होता है लिमिटेड, किस चीज़ का लिमिटेड, लाइबिलिटीज़ का लिमिटेड। दायित्व का जो लिमिट है वह लिमिटेड रहेगा, मतलब उससे ज़्यादा दायित्व का भरपाई नहीं किया जा सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है सीमित कंपनियों के सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है। ऐसी कंपनियों के लिए अपने नाम के साथ सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। मतलब ABC कंपनी है तो इसके साथ वह लिमिटेड शब्द लगाएंगे ही लगाएंगे, या LTD, लिमिटेड को शॉर्टकट में कहते हैं LTD या लिमिटेड, मतलब नाम के साथ लिमिटेड लगाएंगे ही लगाएंगे। और लिमिटेड का मतलब क्या, उनका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो लिमिट रहता है कि उससे ज़्यादा वो गारंटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। सीमित कंपनी, अभी मैंने आपको बताया सीमित कंपनी, इसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी देखिए क्या कहता है। अंशों द्वारा सीमित में देखिए क्या लिखा है, ऐसी कंपनियां अपनी पूंजी को कुछ निश्चित राशि के अंशों में बांट देती हैं और प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। अगर एक शेयर का दाम 100 रुपया है और किसी ने 10 शेयर खरीदा है तो टोटल वह 1000 रुपया तक का ही वह जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दायित्व लेगा। इससे अधिक का दायित्व नहीं लेता है। ऐसी कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं और लोकप्रिय भी होती हैं। ठीक है। अगला है हमारा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, देखिए गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के जो सदस्य होते हैं वह कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि जब तक वह उस कंपनी में सदस्य रहेंगे या जब तक सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो कंपनी अगर दिवालिया होती है, कंगाल हो जाती है, तो कंपनी के कोष में एक निश्चित राशि जमा कर देंगे। इस प्रकार सदस्यों का जो दायित्व है निश्चित राशि तक ही सीमित रहता है। साधारणतः सामाजिक खेलकूद की संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाएं अपने को इसी प्रकार की रजिस्टर्ड कराती हैं गारंटी द्वारा सीमित। ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि दायित्व के आधार पर कंपनी को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया सीमित, सीमित में भी 2 कैटेगरी है, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। और दूसरा जो हमारा है वो है असीमित। असीमित में देखिए क्या लिखा हुआ है, असीमित कंपनियों के सदस्यों का दायित्व
अपरिमित या असीमित होता है, अर्थात साझेदार की भांति व कंपनियों के ऋण का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कंपनी अगर ज़्यादा लोन ज़्यादा कर्ज ली है तो जो साझेदार होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस लोन या ऋण का भरपाई किया जा सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी कंपनियों के सदस्य कंपनी की सदस्यता अलग होने पर केवल 1 वर्ष बाद तक ही दायी रहते हैं और इस अवधि के बाद वो अपने समस्त दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। अलग कंडीशन है। आजकल इस परिवेश में ऐसी कंपनियां व्यवहार में नहीं हैं, लगभग समाप्त ही हो गई हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अगला जो है हमारा कंपनियों के अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। एक पब्लिक कंपनी है, दूसरा प्राइवेट कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? पब्लिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसका सम्मेलन या रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुआ है, और जो प्राइवेट कंपनी ना हो और जिसकी जो पेडअप कैपिटल है वह 5 लाख रुपए हो, ठीक है, उसे हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। पब्लिक कंपनी की 3 विशेषता है। पहला, उसके जो शेयर हैं उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसे मन उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में जो अंशधारी की न्यूनतम संख्या है वह 7 है और अधिकतम कोई सीमा इसका नहीं है। तीसरा है, ये अपने अंशों के विक्रय हेतु प्रवीणों द्वारा जनता को आमंत्रित कर सकते हैं। मतलब एक कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए मेंबर को जानकारी दे सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनियों के बारे में जानते हैं। प्राइवेट कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए हो, 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। और पब्लिक कंपनी में कितना था? 5 लाख, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 लाख। और इसके अंतर्गत जो अंशों का हस्तांतरण है वह प्रतिबंधित है। उसके ऊपर रोक लगाकर कोई व्यक्ति इस कंपनी का शेयर खरीदा है, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी हिस्सेदारी खरीदा है, वो अंशधारी है, तो अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र या बेच नहीं सकता। उसके ऊपर रोक लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अपने सदस्यों की जो सीमा है वह 200 तक रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। कम से कम 2, अधिकतम 200, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। तीसरा देखिए, कंपनी की किसी प्रतिभूति के क्रय, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ का मतलब हम किसी को पैसा, बैंक में पैसा हम देंगे, पोस्ट ऑफिस में पैसा देंगे, तो बदले में बैंक और पोस्ट ऑफिस मुझे जो कागज़ देगा, जो सर्टिफिकेट देगा, जो प्रमाण रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर पैसा जमा किया है, यही मेरा सिक्योरिटीज़ होता है, यही मेरा प्रतिभूति होता है। तो कंपनी किसी भी प्रतिभूति के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, रोक लगा हुआ है, क्योंकि भैया ये है क्या, प्राइवेट है, तो प्राइवेट में जनता से कोई लेन देन नहीं होगा। जो भी लेन देन होगा पब्लिक कंपनी में होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती हैं, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर कंपनी 4 प्रकार की होती हैं: सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी। सरकारी कंपनी क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 45 के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 51% पूंजी सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में है, उसके ऊपर उसी का जिम्मेदारी है, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कंपनी में 100 रुपया है तो इस 100 रुपये में जो 51 रुपया है यह सरकार का होना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार, दोनों में से किसी का भी हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, सरकारी कंपनी वह हो जाएगी। अगला है गैर सरकारी, ठीक उसका उल्टा, वह कंपनी गैर सरकारी कंपनी कहलाती जिसका स्वामित्व और नियंत्रण प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में हो, मतलब सरकार के पास 51% पूंजी ना हो। ठीक है, पहले गैर कंपनी की संख्या अधिक होती थी, आज इसकी संख्या बढ़ रही है, किंतु अब सरकारी कंपनियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। उसका तीसरा क्या है, सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी से आप क्या समझ? सूत्रधारी कंपनी का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई यहाँ कंपनी है
और इसके अंडर छोटे छोटे कई सारी कंपनियां वर्क करती हैं। ठीक है, मेन कंपनी ये है और इसके नीचे ये सब छोटी छोटी कंपनियां काम करती हैं। तो इस कंपनी को हम कहेंगे सूत्रधारी कंपनी, और ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इसे हम कहेंगे सहायक कंपनी। ठीक है, लिखा क्या है? सूत्रधारी कंपनी का आशय किसी एक अथवा अधिक अन्य कंपनियों के संदर्भ में ऐसी कंपनी से जिसकी अन्य कंपनियां सहायक कंपनी है। अभी मैंने आपको जो बताया, मतलब मेन कंपनी वही रहेगा, और सहायक कंपनी में सहायक कंपनी अथवा सहायक किसी अन्य कंपनियों के संदर्भ में से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें सूत्रधारी कंपनी संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है, स्वयं अथवा एक या अधिक कंपनियों के साथ आधे से अधिक पूंजी का धारण या नियंत्रण रखती है। मतलब सहायक कंपनी, हेल्पिंग वो मदद कर रही है, होल्डिंग कंपनी इसे कहते हैं। अगला है राष्ट्रीयता के आधार पर। तो राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया, विदेशी कंपनी, दूसरा देशी कंपनी। विदेशी कंपनी मतलब क्या? वे कंपनी जो भारत से बाहर रजिस्टर्ड हुई हैं, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, किंतु अपना व्यापार भारत में करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी कंपनी कहती हैं। ऐसी कंपनियों के लिए कंपनी एक्ट 2013 का आदेश अपने प्रविरण, विज्ञापन, बिलों, व्यापारिक पत्रों आदि पर उस देश का नाम अंग्रेजी भाषा में लिखे जाए जहां उसका सम्मेलन हुआ हो, और अपने भारतीय कार्यालय या व्यापार करने का स्थान में भी अपना नाम सम्मेलन करने वाले देश के नाम सहित स्पष्ट शब्दों में लिखे। विदेशी कंपनी मतलब क्या? कि उस कंपनी का सम्मेलन, रजिस्ट्रेशन किसी अन्य देश में हुआ है और वह कंपनी किसी अन्य देश में अपने व्यापार को चला रही है, संचालित कर रही है, तो इस कंपनी को हम क्या कहेंगे? विदेशी कंपनी कहेंगे। यहाँ पर सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, भाई कंपनी है तो सीमित तो होगा ही। दूसरा है मेरा देशी कंपनी। जिस कंपनियों का सम्मेलन भारत में हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन भारत में ही हुआ है, और भारत में जब रजिस्ट्रेशन हो गया उस कंपनी का, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे? देशी कंपनी कहेंगे। जैसे हो गया विप्रो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, लावा हो गया, ये सभी कैसी कंपनियां हैं? देशी कंपनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनियों के प्रकार हमने पढ़ के समाप्त कर दिया।